Hello, friends, and welcome to the editorial analysis for 16th of September 2023। तो आज थोड़ा हम जर्नी में हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो। तो अगर डिस्टरबेंस होती है तो उसके लिए सॉरी, स्टार्टिंग में बोलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की एनालिसिस का डिस्कशन। तो फर्स्ट एडिटोरियल इज टाइटल्ड मिसप्लेस मिस्ट्री। It is regarding the special session of parliament that could have done with a lot of less secrecy around it। तो एक्चुअली जो है कि आप स्टार्टिंग ही इससे हुई है कि द गवर्नमेंट अपियर्स ईगर टू कीप सम एनिग्मा अराउंड द 5 day स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच इज सेट टू बिगिन फ्रॉम सितंबर 18। तो क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी इसका वो कर रही है कि उनको इसके बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया है। और जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन इशू हुआ था उसमें भी केवल जो ओपनिंग डे का एजेंडा है उसके बारे में बताया गया था कि भाई जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का, उनके रिगार्डिंग जो चेंज सॉर्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग था। बाकी गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया है टू होल्ड अ डिबेट ऑन पार्लियामेंट्री जर्नी ऑफ 75 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा अचीवमेंट्स एक्सपीरियंसेस मेमोरीज एंड लिंक्स एंड इंटीग्रेट टॉपिक। तो जो लिस्टेड डिबेट है एक टाइप से इसको फेयरवेल एड्रेस कंसिडर किया जा रहा है टू द प्रेजेंट पार्लियामेंट जो भी सर्कुलर बिल्डिंग है। ठीक है ना। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ये डिजाइन की थी सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने ये की थी। और इसका इनॉग्रेशन जो हुआ था जनवरी 27 में इनॉग्रेट की थी बाय देन वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो ये दो फैक्ट आप इसको जो है याद रखेंगे। और उसको एज द सीट ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है। और जो भी रिसेंट वाली जो नई वाली ट्रायंगुलर शेप्ड की पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अभी भी, हालांकि उसमें पार्लियामेंटेरियंस ने अभी कोई भी उसमें सेटिंग नहीं हुई है। इसका इनॉग्रेशन मई 28 को जरूर हुआ था, लेकिन इट वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन बिटवीन जुलाई 20 एंड अगस्त 11। और इसके लिए कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी गई थी कि जो सेशन है वो वहाँ पे क्यों नहीं किया गया। ठीक है ना। फिर थोड़ा सा फैक्ट बताया है कि अबाउट 96 ईयर्स बाद जो है ये बिल्डिंग रिटायर कर रही है। और रीजन दिया गया कि भाई जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो जो पार्लियामेंट है उसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और उसमें मतलब लोग भी ज्यादा आ सके। ठीक है ना। फिर ऑथर ने यहाँ पे फाइनली ये बोला कि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट आफ्टर ऑल इज अ प्लेस फॉर द ऑपोजिशन टू हैव इट्स से दो द गवर्नमेंट माइट हैव इट्स वे। तो डेमोक्रेसी बिल्डिंग से नहीं डिसाइड होती है। ठीक है ना। पार्लियामेंट ऐसा प्लेस है जहाँ पे ओपोजिशन को भी जो है पूरा हक है कि वो अपने व्यूज रख सकें। ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इन डाइवर्स इंडिया नेम चेंज डिमांड्स कंसेंसस। तो जो इशू तो आप समझ ही गए होंगे, जो बेसिकली G20 समिट में जो इनविटेशन गया था ऑफिशियल, उसमें जो नोमेनक्लेचर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो एज प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो किया गया था, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि द एब्रप्ट चेंज इन अ वेरी फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट कॉट नेशन अनअवेयर्स। तो ये किसी को नहीं पता था कि भाई इस तरह का जो है वो इनविटेशन भेजा गया, एकदम से जो है चेंज किया गया था। उसके बाद काफी सारी डिबेट्स हुई कि लोगों ने ये भी कहा कि आर्टिकल 1 में जो है भारत और इंडिया को इंटरचेंजेबली जो यूज करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए भारत यूज किया जा सकता है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत का आपको चेंज करना है अगर भारत, तो इसके लिए आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। वहीं पे जो कुछ सीनियर एडवोकेट्स है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी जो है ओपिनियन को जो है थोड़ा सा उस पर वो दिखाया है। ठीक है ना। इन सब के ही चलते ठीक है ना इशू आया है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये जरूर हाईलाइट किया है कि इट इज नेसेसरी टू मेक इट क्लियर दैट पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री एट एनी टाइम बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो जो है चेंज कर सकता है कंट्री के नाम को। क्योंकि आर्टिकल 368 अगर आप देखें तो इट क्लियरली मेंशंस दैट इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंक्लूड द नेम ऑफ द कंट्री एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1। ठीक है ना। लेकिन वो ये है कि जो ये शोर मचा पूरा कुछ, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये देखना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो ऑथर ने यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिखाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग नेम चेंज, और वो क्या बताते हैं कि वेदर इट इज इंडिया और इट इज भारत, दैट इज द नेम ऑफ द कंट्री। तो ये चीज है। तो ऑथर ने यहाँ पे पहला जो पॉइंट रखा है वो तो ये रखा है कि जो इनवाइट भेजा गया था राष्ट्रपति भवन से, उसमें जो नोमेनक्लेचर यूज किया था वो क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो
ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम की कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 52 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 52 कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ऑफिशियल नोमेनक्लेचर जो है हेड ऑफ स्टेट का, वो जो है आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस आप आर्टिकल जो 52 को अमेंड नहीं करते। तो पहला पॉइंट तो ये रखा है। तो ऑब्वियस है कि जो टर्म है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वो दैट वाज नॉट इन कंफर्मिटी विद द आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो आर्टिकल जो ऑथर ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की है वो किया आर्टिकल 1 की। अगर आप आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो इट सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो ये वर्ड चूज दैट इज भारत बाय नो मीन सिग्निफाइज दैट द वर्ड्स इंडिया एंड भारत आर इंटरचेंजेबल एंड दैट भारत कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इंडिया। तो कहीं भी इससे ये नहीं होता कि आप इंटरचेंजेबली भारत को इंडिया और इंडिया को भारत के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड जो उन्होंने बताया एज ए मैटर ऑफ द वर्ड भारत, इसी में ऑथर ने ये बताया कि जो वर्ड है भारत इट नॉट यूज इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी और आर्टिकल में जो है इस टर्म का यूज नहीं किया गया एक्सेप्ट इन द हिंदी वर्जन, केवल हिंदी वर्जन में इसका यूज आपको मिलता है। और जो कि हिंदी वर्जन पब्लिश कब हुआ है, इट इज पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेजेंट आर्टिकल 394A। इस आर्टिकल के अंडर जो है प्रेसिडेंट के अथॉरिटी में ये जो है पब्लिश हुआ है। तो मतलब ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है भारत का, सिर्फ आर्टिकल 1 को छोड़ दे बाकी आर्टिकल्स में, ठीक है। फिर ऑथर ने यहाँ पे ये भी बताया कि अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के इंटेंशन होती ये वर्ड भारत यूज करने के इंटरचेंजेबली, तो दे वुड हैव यूज्ड इट इन सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम कुछ जगह तो वो उसको यूज करते ऑफिशियली सो डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 393, ठीक है ना। तो वहां पे उसका कोई ऐसा यूज दिखा नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 1 को अगर आप छोड़ दें, ठीक है ना। फिर लास्ट में ऑथर ने कहा है, ऊपर भी आते हैं भाई, लास्ट में ऑथर ने कहा है कि जो आर्टिकल 394A2 है इट सेज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल देयरऑफ। मतलब जो हिंदी वर्जन है उसका सेम मीनिंग रहेगा एज द ओरिजिनल। मतलब ये क्लोज अपने आप में ये इन्फोर्स कर रहा है दैट द वर्ड भारत इज ए ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड इंडिया, कि वो इंडिया वाले वर्ड की ट्रांसलेशन है एज यूज्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया इज द ऑथेंटिक नेम ऑफ द कंट्री अंटिल इट इज लीगली चेंज। जब तक आप उसको लीगली या अमेंडमेंट लाके चेंज नहीं करते तो जो वर्ड है इंडिया के लिए वो ऑथेंटिक नेम इंडिया ही रहने वाला है। बाकी जो ऑथर ने वर्ड की बात की तो वर्ड पे थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ के कि जब आप वर्ड दैट इज को देखते हैं तो दैट इज जो वर्ड है वो क्लैरिफिकेटरी वर्ड है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज टू एक्सप्लेन और फर्दर क्लैरिफाई द प्रीसीडिंग वर्ड इंडिया। मतलब जो इंडिया है दैट इज भारत जब आप बोलते हैं तो जो दैट इज वर्ड है उससे आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उससे पिछले वाले वर्ड को क्या माना जाता है। मतलब ये है कि ऑथर ये कह रहा है कि आर्टिकल 1 का मतलब ये है कि इंडिया दैट इज नोन एज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। और अगर वहीं आप हिंदी ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन में क्या था, भारत मीन्स इंडिया, मतलब भारत अर्थात इंडिया। तो ये शो करता है दैट भारत इज ट्रीटेड एज द ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया। सिर्फ भारत जो है जस्ट ए ट्रांसलेशन है हिंदी वर्जन में जब आप इंडिया को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भारत वर्ड है दैट डज नॉट स्टैंड एज द इंडिपेंडेंट वर्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंटली कोई वर्ड भारत एग्जिस्ट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज टू बी यूज्ड ओनली इन द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वर्ड के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन था उसके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे बोला है। फिर अगर ऑफिशियल नेम देखे कंट्री का तो वो क्या है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल नेम कंट्री का हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यही नाम जो है यूज किया जाता है जब आप कोई कम्युनिकेशन फॉरेन कंट्रीज को भेजते हैं या इंटरनेशनल बॉडीज को आप कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं। दूसरा, अगर कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी भी हम लोग एंटर करते हैं तो उसमें भी जो है हम नेम यूज करते हैं वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यूज करते हैं, ना कि रिपब्लिक ऑफ भारत। तो दूसरी बात यह है कि जो कंट्री है उसका केवल एक ही ऑफिशियल नेम हो सकता है, या तो आप इंडिया बोलेंगे उसके या भारत बोलेंगे, दोनों यूज नहीं कर सकते। और फिर ऑथर ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई थी उनको पेरूज किया थोड़ा सा, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप उनको भी पेरूजल करते हैं तो उसमें भी यही दिखता है कि जो आर्टिकल 1 जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आया था वो ओरिजिनली वर्ड किया गया था इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन जो भारत वर्ड है वो बाद में जो है ऐड किया गया था डिबेट्स के बाद बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम मैनी मेंबर्स टू यूज भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया। तो वो वर्ड जो है ऐड किया था। उसके बाद कई फॉर्मुलेशन जो है सजेस्ट किए गए थे लोगों ने, लेकिन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने ऐड किया था वर्ड दैट इज भारत एज ए कॉम्प्रोमाइज। ही नेवर वंस सेड दैट भारत कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहीं भी नहीं कहा गया था कि भारत को आप इंटरचेंजेबली यूज करेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। फिर लास्ट में होता है क्या कि जो ये एक पॉइंट दिया जा रहा है कि जो कॉलोनियल थिंग्स है उनको थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है। तो उतने बोला कि इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया
देयर नीड्स टू बी कंसेंसस ऑन दिस। आपको ये बनाना पड़ेगा, कंसेंसस इस बात पे होना चाहिए कि जो चेंज ऑफ नेम वाला है कंट्री का, वो आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में नहीं यूज करना चाहिए। और पीपल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री मस्ट बी एबल टू इमोशनली कनेक्ट विद द नेम। जो देश का नाम है उसके साथ हर नागरिक जो है, वो हर एक सिटीजन जो है वो इमोशनली कलेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग सम सेक्शन ऑफ द। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक सेंस, एलिनेशन की सेंस जो है वो कुछ सेक्शंस में आ सकती है। द वियर्ड आइडिया ऑफ लिबरेशन फ्रॉम इंडियाज कॉलोनी पास्ट शुड लीड अस टू डेमोलिश ऑल सिंबल्स ऑफ कॉलोनिज्म। और अगर आप बात करते हैं कि आप लिबरेशन करना चाहते हैं इंडिया के कॉलोनियल पास्ट से, तो जितने भी कॉलोनियल के सिंबल्स हैं आपको एक तरह से उनको डेमोलिश करना पड़ेगा। जैसे चाहे राष्ट्रपति भवन की बात हो, वो चाहे पार्लियामेंट हाउस की बात हो, चाहे असेंबली बिल्डिंग की बात हो, और आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो कॉलोनियल पास्ट का ही देन है, ठीक है ना। एंटायर रेलवे सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो भी कॉलोनियल का सिंबल है। तो ये जो ऑथर ने फाइनल कंक्लूड ये किया कि डज दिस न्यू फाउंड एंटी कॉलोनियल एक्सुबरेंस sit well with the idea of Vasudhaiv Kutumbakam that was the motto of the G20 and India's presidency। जो G20 में मोटो रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, क्या उसके साथ ये आइडिया जो एंटी कॉलोनियल का एक्सुबरेंस हम दिखाते हैं वो फिट बैठता है नहीं बैठता, इसके साथ उसने यहाँ पे कंक्लूड किया है। जीएम कॉर्प डिसीजन दैट कट द मस्टर्ड। तो जो मस्टर्ड की जीएम वेराइटी है दैट इज DMH11, इट मार्क्स अ न्यू एरा इन सेल्फ रिलायंस सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर इंडिया। इसके रिगार्डिंग ये बात है। एक्चुअली इसको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है उसने अप्रूवल दे दिया था कि आपको कमर्शियल लेवल पे आप इसका जो है रिलीज कर दिया गया है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट अगर देखें 2019 की, तो उसने ये बोला है दैट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द जीरो हंगर टारगेट बाय 2030। जो 2030 तक जीरो हंगर का टारगेट रखा गया है उसको अचीव करना मुश्किल लगता है, ठीक है ना। फिर इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है कि हमारा फूड प्रोडक्शन कम है, जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज लेस, तो एंड बिकम सेल्फ रिलायंट वी रिक्वायर सुपीरियर क्रॉप वैरायटी एंड हाइब्रिड्स। इनकी जरूरत पड़ेगी दैट प्रोवाइड एनहांस यील्ड्स एंड वाइड एडेप्टेबिलिटी अक्रॉस एनवायरमेंट्स एंड रिक्वायर फ्यूअर इनपुट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की जरूरत है अगर आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और आपको फूड सिक्योरिटी रीच करनी है, तो ठीक है ना। इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्रीबायोटिक एप्लीकेशन ISA 2020 की रिपोर्ट को एक साइट किया, उसने ये बताया था कि टोटल ऑफ 72 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड जीएम क्रॉप। तो लगभग 72 कंट्रीज में जो है जीएम क्रॉप्स का यूज हो रहा है, आइदर एज ह्यूमन फूड और एनिमल फीड, किसी ना किसी रूप में उसका यूज हो रहा है, एज वेल एज फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। तो 56% अगर जीएम क्रॉप्स जो है ग्लोबली लेवल पे, ग्लोबल क्रॉप एरिया डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर टू 44% नेट्स के, और कंपेरिजन में देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा एरिया जो है वो जीएम क्रॉप के कल्टीवेशन में है और इंडस्ट्रियल या डेवलप कंट्रीज में कम एरिया है। तो जीएम क्रॉप्स का अगर बेनिफिट की बात करें तो दे हैव बेनिफिट मोर देन 1.95 बिलियन पीपल इन 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज में जो है 1.95 बिलियन पीपल को उन्होंने बेनिफिट किया है। कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया और यूएस में। और हम बोल सकते हैं 26% होता है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, 7.6 बिलियन में से पॉपुलेशन को अगर करंट देखें तो उसमें लगभग 1/4 को बेनिफिट किया है, ठीक है ना। सबसे पहली जो क्रॉप थी दैट वाज बीटी कॉटन, जो भी कमर्शियलाइज की गई थी एज फर्स्ट जीएम क्रॉप इंडिया में, और इसको लगभग 20 साल पहले जो है किया था। एंड इट हैज बीन व्यूड ग्लोबली एज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज टू फार्मर्स एंड टू नेशन। ग्लोबली देखें तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक्सपेंडेड थी, तो उनकी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की रीच है वो काफी बढ़ गई है। तो जो पहले मेजर 4 क्रॉप्स थी, मेज, सोयाबीन, कॉटन और कैनोला, इनसे होके वो और जो बाकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स हैं उनके भी तरफ चढ़ी है। और दूसरी बात, और जो ट्रेड्स हैं जैसे मान लो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, हार्बिसाइड रेजिस्टेंस है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, तो इनकी तरफ भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। तो एक्सपेंशन एक तो डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स में भी देखने को मिला है, और दूसरा जो ट्रेड्स हैं उसमें भी हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक गेन्स की अगर बात करते हैं जो कंट्रीब्यूट किया गया है जीएम क्रॉप्स के द्वारा ड्यूरिंग द पीरियड 1996-2018, तो इट हैज अमाउंटेड टू $224.9 बिलियन इन इकोनॉमिक बेनिफिट टू मोर देन 16 मिलियन फार्मर्स, और 95% जिनमें से जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। जीएम फूड क्रॉप्स की बात करें, जब से अडॉप्ट किए 1996 से ग्लोबल लेवल पे, दीज हैव बीन प्रूवन फॉर देयर बायोसेफ्टी फॉर लास्ट 25 ईयर्स एंड मोर। उनकी बायोसेफ्टी भी जो है प्रूवन रही है लास्ट 25 ईयर्स में, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बोला है। एडिबल ऑयल की बात करें, क्योंकि मस्टर्ड में जो है DMH जो 11 है, एक मस्टर्ड की जीएम वैरायटी है, तो एडिबल ऑयल पे जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम एडिबल ऑयल की अगर देखें तो डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। मेजर डेफिसिट है हमारा एडिबल ऑयल में, 60% जो हमारी डिमांड है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, और मस्टर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट एडिबल ऑयल क्रॉप है इंडिया में, ठीक है ना।
लेकिन इसके जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो बहुत लो है अगर हम ग्लोबल एवरेज पे कंपेयर करें। तो इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है मस्टर्ड की, इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द फार्मर्स एंड सेल्फ सफिशिएंसी एडिबल ऑयल प्रोडक्ट। दोनों ही चीज आएंगी इसमें। जो किसान है वो उनको कहीं ना कहीं उनकी इनकम्स में इंक्रीज होगा, और जो हम लोग जो कंट्री है उसको एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी होगी। हमारा इंपोर्ट बिल जो ऑयल में एडिबल ऑयल में होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा जरूर, ठीक है ना। तो जीएम ये मस्टर्ड क्रॉप जो हाइब्रिड डेवलप की है DMH11, जिसका ज्यादा विगर है और ज्यादा यील्ड है, वो किसने डेवलप किया, तो ये याद रखना है प्री के लिए। ये डेवलप किया है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस है उसके सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन क्रॉप प्लांट्स में ये डेवलप की गई है। फिर एक और फैक्ट है प्री का जो आपको याद रखना है कि जीएम मस्टर्ड जो हाइब्रिड है इट इज बेस्ड ऑन द बार्नेज या बार स्टार सिस्टम। तो ये किस सिस्टम पे बेस्ड है, तो बार्नेज या बार स्टार सिस्टम पे बेस्ड है, विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी इन वन पेरेंट एंड स्टोरिंग इट इन द ऑफस्प्रिंग। तो जो मेल फर्टिलिटी है उसको रिमूव कर देते हैं एक पेरेंट में, और ऑफस्प्रिंग में वो जो है वो रिस्टोर कर दी जाती है। तो उससे जो है अचीव किया जाता है, जो हाइब्रिड अचीव किया गया है, ठीक है ना। फिर जो हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन इसमें यूज किया है हैज बीन डिप्लॉयड एज सिलेक्शन मार्कर फॉर डेवलपिंग जीएम मस्टर्ड। जीएम मस्टर्ड में बेसिकली हर्बिसाइड टॉलरेंस जो यूज किया गया है वो सिलेक्शन मार्कर के रूप में यूज किया गया था। जनरली जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है वो टॉलरेंस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर को सेव करने के लिए किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन यहाँ पे उसको जस्ट ट्रू फॉर सेलेक्टिंग जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म लाइंस के लिए जो है वो यूज किया गया है, ठीक है ना। जो एडवांसमेंट हुआ है ये जो मतलब जो DMH11 लेके आने वाली है उसके रिगार्डिंग ऑथर ने बताया है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन एडिबल ऑयल्स का वो लगभग 25 मिलियन टन है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो केवल 8.5 मिलियन टन है। मतलब लगभग 13 मिलियन टन का जो अगर बिल के रूप में देखें अमाउंट में तो 1.17 लाख करोड़ रुपए वो आता है वैल्यू टर्म्स में, इतना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके 3 ऑथर ने फायदे बताए हैं जो होने वाले हैं नियर या लॉन्ग टर्म में। पहला तो यह है कि जो जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड्स है दीज आर डेवलप्ड इंडिजीनियसली, और ये एनहांस करेंगे फार्मर्स की इनकम को, ऑयल बिल्ड का बर्डन जो है उसको रिड्यूस करेंगे, और जो मच नीडेड सेल्फ रिलायंस है एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में वो भी अचीव करने में हेल्प कराएंगे, ठीक है ना। जो एनवायरमेंटल रिलीज है DMH11 का, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा इन सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, और मोर इम्प्रूव्ड जीएम फूड क्रॉप्स नीडेड टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडियन फार्मर्स। हालांकि ऑथर ने जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं उनको नहीं इशू किया है, जो बेनिफिट्स हो सकते हैं या पॉसिबल इसके आउटकम्स रहेंगे वो भी इन फेवर ऑफ द जीएम क्रॉप वो सिर्फ बताए गए हैं, ठीक है। ग्राउंड जीरो में आज निपा वायरस पे फोकस किया गया क्योंकि निपा पुट्स केरल अंडर सीज अगेन। तो 4th आउटब्रेक जो है वहाँ पे देखने को मिला है। ऑथर ने यहाँ पे बहुत जो समराइज किया वो ये है कि व्हाइल अथॉरिटीज आर क्लेमिंग टू स्टॉप द स्प्रेड, क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड अबाउट द फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ द वायरस इन द स्टेट। जो फ्रीक्वेंट रिकरेंस हो रही है क्योंकि चौथा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आउटब्रेक सिर्फ पर्टिकुलरली उसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिला है, ठीक है ना। सिम्टम्स की अगर बात करें तो हाई फीवर, फैटिग, रेस्पिरेटरी इश्यूज ये जो है सिम्टम्स थे, और निपा वायरस की अगर आप मोर्टेलिटी रेट है तो काफी हाई है, 40% से 75% तक इसकी जो है मोर्टेलिटी रेट है एज पर WHO। तो ये भी आप यहाँ पे प्री के लिए आप नोट डाउन करेंगे, तो मोर्टेलिटी रेट एज पर WHO है वो 40 से 75% है, तो काफी हाई है, ठीक है ना। पहला स्टेंस जो इंडिया में निपा वायरस का रिपोर्ट किया था वो मई जून 2018 में किया गया था, ठीक है ना, जिसमें 23 लोग इन्फेक्ट हुए थे और उनमें से 21 की जो है वो उसमें से 23 में से 21 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। कोझिकोड और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये फर्स्ट वेव जो आई थी फर्स्ट। फिर जून 2019 में इसका सेकंड आउटब्रेक देखने को मिला, उसमें एक के सिंगल केस जो रिपोर्ट किया गया था और पर्सन जो है वो रिकवर कर गया था। फिर अगस्त 31 2021 को जो है फजूर विलेज नियर चंतमंगलम में कोझिकोड में एक जो है केस दिखा जिसमें उसको सीजर्स भी आए थे, ठीक है ना, और उसकी जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है ना। और ये जो अभी फिलहाल जो करंट जो इस साल देखने को मिला है वो केरल में है 4th आउटब्रेक। तो ये भी आपको देखना है कि ये पहला नहीं है, 4th आउटब्रेक है और रिकंट आउटब्रेक है जो केरल में देखना है। और अभी तक जो है 2 लोग जो है वो इसमें डाइड हो चुके हैं और जो 4 हैं वो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, ठीक है ना। जूनोटिक इलनेस है, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज के बारे में बता कर लेते हैं। WHO के हिसाब से निपा भी जूनोटिक डिजीज है, और जो फ्रूट बैट्स हैं जो फैमिली को बिलोंग करता है टेरोपोडिडी, उस पर्टिकुलर स्पीशीज बिलोंग टू टेरोपेसिस जीनस और द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस। तो ये फ्रूट बैट्स इसके नेचुरल होस्ट है, और निपा जो है वो ट्रांसमिट होता है पीपल टू पीपल थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल से, हो सकता है पिग्स एंड बैट्स से, इनसे ट्रांसमिशन होती है, इसलिए जूनोटिक बोलते हैं इसको। और
मलेशिया में अगर देखें, जहाँ पे पहला केस जो इन्फेक्शन का रिपोर्ट हुआ था 1998 में, तो जो बैट्स ड्रॉप कर देते पार्सली ईटन फूड्स को नियर पिग स्टॉल्स, और उन उन फूड्स को जो है बेसिकली उसके बाद जो है मतलब बैट से पिग में गया, और पिग से जो है वो ब्रीडर्स में चला गया। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे पीपल जो इन्फेक्टेड थे, उन्होंने जो कंटामिनेटेड फूड था, जो बैट्स ने कंटामिनेट करा था, रो पाम सैप, उसको ईट करने से जो उनमें हुआ था। इंडिया में जो ट्रांसमिशन है वो 1% टू अनदर हुआ है, मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। तो वायरस है मूव्स फ्रॉम पीपल हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट सच एज केयरगिवर्स और मेडिकल स्टाफ। तो पीपल टू पीपल यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है कि स्टार्ट कहाँ से वो अभी तक नहीं मिला है। व्हाइल सम पीपल मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, अदर्स मे हैव सिम्टम्स। सिम्टम्स की बात करते हैं, कुछ लोग तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम्स जैसे फीवर है, मसल पेन है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, सोर थ्रोट है। उसी के साथ साथ डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस और न्यूरोलॉजिकल साइंस इंडिकेटिंग एक्यूट इंसेफेलाइटिस में फॉलो। WHO ने ये भी बोला है कि पीपल विद सीवियर इन्फेक्शन गेट इंसेफेलाइटिस एंड सीजर्स एंड मे एंड अप इन कोमा इन 24 to 48 आवर्स। WHO ने बोला है कि कोमा में भी पहुंच सकते हैं। लॉस तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होता है, जो मान लो कोई सोल रेड अर्नरी हो उनके लिए भी, ठीक है ना। फाइंडिंग द सोर्स की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने टीम जरूर भेजी एक्सपर्ट्स की। सोर्स की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने टीम भेजी एक्सपर्ट्स की कोझिकोड के लिए टू असेस द सिचुएशन। मोबाइल लैब जो है वो सेटअप की गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, ताकि टेस्ट जो है स्पीड अप हो सके सस्पेक्टेड पेशेंट्स के, और आइसोलेशन ब्लॉक जो है वो भी जो है रेडी किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एफर्ट जरूर अपलोड किए गए हैं, ठीक है ना, कि भाई आपने क्विकली स्टेप्स लिए हैं इन्फेक्शन को स्टेप्स टू कंटेन इन्फेक्शन येट अगेन। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स और जो लोग हैं वो उन्होंने क्वेश्चंस रेज जरूर किए हैं कि बार बार आउटब्रेक क्यों हो रहा है, जो रिकरिंग आउटब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं केरल में, और पर्टिकुलरली वो भी कोझिकोड रीजन में, क्योंकि वायरस कैरिंग बैट्स तो बाकी जगह भी हैं कंट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ केरल के कोझिकोड रीजन में, लेकिन जो आउटब्रेक रिकरिंग हो रहा है वो सिर्फ कोझिकोड में हुआ है। तो दूसरी बात, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अभी तक ऐसी कोई मैकेनिज्म है नहीं टू डिटेक्ट सच केसेस क्विकली एंड एक्ट टू प्रिवेंट डेथ्स, कि आप डिटेक्शन जो है फटाफट कर लें और जो डेथ्स हो रही हैं उनको आप रोक सकें, ठीक है ना। फिर फर्दर ये बताया गया कि वी स्टिल हैव नो क्लियर साइंटिफिक प्रूफ अबाउट द सोर्स ऑफ द वायरस इन केरल। केरल में जो सोर्स है वायरस का वो भी कंक्लूसिवली नहीं बताया गया है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और हमारा जो कंक्लूजन है कि फ्रूट ईटिंग बैट्स जो है वो सोर्स है इन्फेक्शन का, वो एक तरह से सिर्फ इस आधार पे बेच के, क्योंकि इसी तरह के एपिसोड जो है वो बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिले हैं आफ्टर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन बैट्स कलेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज। तो there is no evidence to show how the first patient got infected during each of these outbreaks. It is assumed that they ate fruits contaminated with bat saliva और came in contact with the body fluids of bat। तो सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं, एविडेंस अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि कंक्लूसिवली मतलब नहीं बताया कि क्या कॉज रहा है। स्टडीज जो सजेशंस दिए गए कि क्या क्या कर सकते हैं, तो स्टडीज शुड बी डन टू एक्सप्लोर वेदर द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ रबर प्लांटेशन अफेक्टिंग द बैट्स एंड अदर इकोसिस्टम। तो एक तो ये देखा सकता है कि जो रबर प्लांटेशन है उस रीजन में क्या वो अफेक्ट कर रही है। दूसरा जो है वो ये है कि जो हाई साउंड लेवल्स हैं जो क्वेरीज और माइनिंग वाले रीजन से आते हैं वो क्या बैट्स को डिस्टर्ब करें। तो आप एक बफर जोन जो है बना सकते हैं अराउंड फॉरेस्ट एरिया, ताकि जो बैट्स की जर्नी है वो ह्यूमन हैबिटेट्स में ना आए। इससे जो है ये इंसिडेंट से तो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो है द सिस्टम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ डिजीज ओनली आफ्टर पीपल आर अफेक्टेड। कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सिस्टम है वो सिर्फ तब सोचना शुरू करता है जब लोग अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब पब्लिक हेल्थ मैकेनिज्म शुड हैव डिटेल्स अबाउट सच। पब्लिक मैकेनिज्म के पास डिटेल होनी चाहिए, हेल्थ मैकेनिज्म के पास उनके कॉजेज होने चाहिए, पॉसिबल मेथड जो हो सकते हैं कि आउटब्रेक को अवॉइड किया जा सके या कंटेनमेंट कैसे किया जा सकता है। जब भी ये इंसिडेंट्स ऐसे हों तो उनको मतलब आपके पास स्टेप्स होने चाहिए, आपके पास एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, आपके पास मैकेनिज्म होनी चाहिए ताकि आप उनको कंट्रोल कर सकें और एड्रेस कर सके। फिर ग्राउंड लेवल पे जो हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं दे नीड टू नो मोर अबाउट इनिशियल सिम्टम्स ऑफ सच इन्फेक्शियस डिजीज। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज टाइप के उनके बारे में उनको पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर इस तरह के सिम्टम्स उनको इनिशियली दिखते हैं तो वो उसको हायर लेवल पे या जो हेल्थ के हायर लेवल से सेकेंडरी या टर्सरी लेवल से उन पर रेफर कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अवेयरनेस भी फैला सकते हैं ताकि जो स्प्रेड है उनकी स्प्रेड को रोका जा सके, ठीक है ना। अगर एग्जांपल देखिए कंट्रीज का, जैसे बांग्लादेश और मलेशिया की हमने बात की थी जहाँ पे इंसिडेंट्स हुए थे, तो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज वर एबल टू ट्रैक द सोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन बीइंग। क्योंकि आपने सोर्स ट्रैक कर लिया है तो 3-4 सालों में वो
कंट्रोल भी कर पाए कि रिकरेंस वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन कोझिकोड का अगर हम एग्जांपल देखें तो वहाँ पे अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पिल ओवर हुआ क्या है या सोर्स क्या है, क्योंकि जब तक हम सोर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना तो आप प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं ना आप उसको कंटेन कर पाएंगे। तो एक सिस्टमेटिक बैट सर्वे करने की जरूरत है और पुटिंग इन प्लेस अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ड्रोन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री वुड बी यूजफुल। दैट वुड ऑल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई द फोकस एरिया टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। और ऐसी बात है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ पे लगाना है, फोकस एरिया करने में, वो भी आप इसे डिसाइड कर पाएंगे। तो स्टेट के पास टेस्टिंग लैब होनी चाहिए बायो सेफ्टी लेवल 4 के साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जो सैंपल्स हैं वो बार बार आपको नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वीडियोलॉजी पे ना भेजने पड़े जब भी आपका आउटब्रेक हो। अगर आउटब्रेक हुआ भी है तो आप सैंपल्स वहीं पे साथ के साथ टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, when infections are reported, we need to have a permanent protocol to treat the patients in the mode of the Centers for Disease Control and Prevention and Material. We need to have a system in place that can act immediately as and when infection are reported. तो जैसे ही infections report होते हैं तो हम उस पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उस पे immediately एक्शन ले सकें। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर था लेकिन क्या करें, अवॉइड नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड